Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about question number 71 of ICAP question bank. ये सेम क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दिया था, लेकिन कोई अच्छी परफॉर्मेंस यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो नहीं थी. सो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या डेफिशिएंसीज हैं और कहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किलात का सामना हुआ है हमें. ओके, सो पहली चीज़, आपने क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान से देखना है. क्वेश्चन आपसे रिक्वायर ही कर रहा है कि आप टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करेंगे और टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो है वो कैलकुलेट करना है. उसके बाद क्वेश्चन को रीड करना शुरू करें. वैसे आपको एडवाइजेबल ये है कि पहले एक दफ़ा डिटेल तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ लें और आइडेंटिफाई कर लें कि किन किन एरियाज़ के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है. ना पहला इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट है हमारे लिए वो अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि 1.8 मिलियन का है. और ये चूंकि बिज़नेस की इनकम है तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन से एक वर्किंग बना लेते हैं बिज़नेस इनकम की और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेंशन कर लेते हैं जी के हमारे पास 1.8 मिलियन का है. सो ये एक वर्किंग आप फ़ौरन से बना लेंगे और फिर आके इसके अंदर जो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा आपने टैक्स लॉज की प्रोविजंस के लिए उसको एडजस्ट करते जाएंगे. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज़ एम ई एम्प्लॉयज़ 5 सेल्समैन. 22,000 पर मंथ आप इनको कैश में देते हैं और इसमें 22,000 में 6,000 पर मंथ जो है एंटरटेनमेंट का खर्चा भी शामिल है. ठीक है, और ये कस्टमर्स के लिए एंटरटेनमेंट की जाती है ना. इसके लिए प्रोविजन ऑफ लॉ कौन सी रेफर करनी है वो ज़रा देखें. इसमें पहले ज़रा इस एक्सपेंस को हम ज़रा इसका सर्जरी करते हैं ना. तो ये एक्सपेंस मंथली पेमेंट है 22,000 रुपये की. ये आपको यहाँ पे हमने इसका अलग किया हुआ है कि 22,000 मंथली पेमेंट है जिसमें से एंटरटेनमेंट का 6,000 है और सैलरी का 16,000 है. ठीक है, सो एंटरटेनमेंट को अगर मैं 22,000 में से अलग कर दूं तो बाकी सैलरी के पैसे हैं जो कि कैश में पे किए जा रहे हैं. नो, क्या टैक्स लॉ कैश में पेमेंट अलाउ करता है या नहीं करता, ये इसके लिए आपको रेलिवेंट प्रोविजन टैक्स लॉ की देखनी पड़ेगी. सो टैक्स लॉ की प्रोविजन सेक्शन 21 में आप जाकर देखेंगे एंड इट सेज कि सैलरी अगर 25,000 तक हो तो आप कैश में पे कर सकते हैं मंथली. तो यहाँ पे तो 16,000 है, तो इसका मतलब इस 16,000 की के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी ये एक्सपेंस ठीक हुआ हुआ है, टैक्स लॉ की वायलेशन नहीं हो रही. और दूसरा एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस है, इसमें अगेन टैक्स लॉ कहता है कि 25,000 तक की अगर एक ट्रांजैक्शन हो तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता. तो ये ट्रांजैक्शन चूंकि एंटरटेनमेंट का जो एक्सपेंस है एक ट्रांजैक्शन 6,000 रुपये की है, तो इसका मतलब ये भी कोई वायलेशन नहीं हो रही, 25,000 से नीचे हैं हम एक ट्रांजैक्शन में. तो साल का जितना भी खर्चा अब हो वो अगर कैश में पे किया हुआ है तो ये ठीक है. और हमें अकाउंटिंग के प्रॉफिट में कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत या एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है सैलरी टू सेल्समैन और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की वजह से. सो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करूँगा क्योंकि टैक्स लॉ की कोई वायलेशन नहीं हो रही. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 1.5 लाख जो कि आपने एक चाइनीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूशन को पे किए हैं ताकि वो रिसर्च करके दे आपको. ना रिसर्च की केस में जो रेलिवेंट प्रोविजन है लॉ की, टैक्स लॉ की, वो ये कहती है कि रिसर्च जो है साइंटिफिक रिसर्च होती ही वो है टैक्स लॉ की नज़र में जो कि पाकिस्तान में एक्टिविटी की जाए. और ये चूंकि चाइनीज़ इंस्टीट्यूट ने किया तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ये रिसर्च एक्टिविटी नहीं हुई, तो 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस जो है वो टैक्स पर्पजेज़ के लिए अलाउड नहीं होगा क्योंकि रिसर्च एक्टिविटी पाकिस्तान में नहीं हुई. तो मैं जो भी अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिया हुआ था 1.8 मिलियन उसमें वापस जमा करने लगा हूँ 1.5 लाख, क्योंकि ये एक्सपेंस टैक्स लॉ नहीं मानता है. टैक्स लॉ को वायलेट कर रहे हैं आप क्योंकि आपने रिसर्च पाकिस्तान में नहीं किया है. नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स. पेटेंट्स जो हैं वो इंटेंजिबल की डेफिनेशन में आते हैं और जितने भी अकाउंटिंग लॉसेस होते हैं वो टैक्स लॉ नहीं मानता. टैक्स लॉ कहता है जी आप टैक्स लॉस कैलकुलेट करें. टैक्स लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी टैक्स की रिटर्न ऑन वैल्यू है जो कि यहाँ पे सवाल में बताई हुई है, जो कि 4,30,000 रुपये है और 5,24,000 का आपने इसको बेचा है, तो 5,24,000 कंसिडरेशन है और 4,30,000 इसकी टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू है. तो इसका जब हम डिफरेंस लेंगे 5,24 का और 4,30 का तो हमारे पास टैक्स गेन या टैक्स लॉस वर्कआउट हो जाएगा. अगर आंसर पॉजिटिव है तो गेन, डेफिनेटली यहाँ पे गेन ही बन रहा है. अमोर्टाइजेशन चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अगेन ये अकाउंटिंग में आपने अमोर्टाइजेशन 25,000 की चार्ज की है, ये अकाउंटिंग की अमोर्टाइजेशन रिवर्स करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग का लॉस भी रिवर्स करना पड़ेगा. सो ये 65,000 और 25,000 हम वापस अकाउंटिंग प्रॉफिट में जमा कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हुए हैं. और टैक्स पर्पजेज़ के लिए टैक्स
की जो गेन है उसको ऐड करेंगे उस प्रॉफिट के अंदर। और क्या एमोटाइजेशन हमने इस साल की बनानी है या नहीं बनानी, तो इसके लिए आपने टैक्स लॉ को रेफ़र करना है जिसमें बताया हुआ है कि इंटेंजिबल्स के केस में आप एमोटाइजेशन नहीं लेते हैं ईयर ऑफ डिस्पोजल में। तो इसका मतलब इस साल में पेटेंट अगर डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो मैंने इसका एमोटाइजेशन नहीं बनाना है। सो अब सिंपल एडजस्टमेंट जो अकाउंटिंग प्रॉफिट की मुझे करना होगी वो ये कि मैं एक तो लॉस ऑन जो अकाउंटिंग का लॉस है उसको वापस जमा कर रहा हूँ, क्योंकि ये लॉस टैक्स पर्पजेज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। टैक्स पर्पजेज़ के लिए तो गेन वर्कआउट हो रहा है जो कि 94,000 का है। और एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट्स जो कि अकाउंटिंग में मैंने एक्सपेंस बनाया हुआ है उसको भी वापस जमा कर देते हैं क्योंकि टैक्स लॉ इसको एक्सपेंस नहीं मानता है। नेक्स्ट इज रिसीवेबल्स फ्रॉम आतिफ एंड असलम विच हैड बीन रिटन ऑफ इन प्रीवियस ईयर वर रिकवर्ड। ये सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ बैड डेट्स का केस है कि जब आपके बैड डेट्स मतलब डेट्स जो हैं वो एक्चुअली बैड हो जाएं और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली वो रिकवर हो जाएं, तो फिर हम सब्सिक्वेंट रिकवरी के केस में क्या करते हैं। सो हम पहले ज़रा देख लेते हैं कि टैक्स लॉ की प्रोविजन क्या है इसके ऊपर। सो टैक्स लॉ की प्रोविजन ये है कि सब्सिक्वेंट रिकवरी में से माइनस कर दें अगर प्रीवियसली कोई बैड डेट्स का एक्सपेंस आपको डिसअलाउ हुआ था तो। ठीक है। सो आपने बहुत सवाल में ध्यान से ये देखना है कि कहीं पे बैड डेट्स का एक्सपेंस डिसअलाउड पिछले सालों में दिया हुआ है। तो ये अगर आप सवाल को देखो तो यहाँ पे बताया हुआ है कि क्लेम बैड डेट्स इन लास्ट टैक्स रिटर्न 8 लाख आतिफ के केस में, और अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज़ 5,50,000। तो इसका मतलब 2,50,000 उन्होंने अलाउ ही नहीं किए थे। तो मैं जो अमाउंट रिकवरी की या सब्सिक्वेंट रिकवरी कितनी है, 7 लाख। 7 लाख में से मैं माइनस कर दूंगा जो एक्सपेंस मुझे अलाउ नहीं हुआ था, यानी कि 2,50,000। तो 7 लाख में से जो आप 2,50,000 माइनस करेंगे तो बाकी जो जवाब बनेगा 4,50,000 वो हम अकाउंटिंग में ऐड कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव आंसर है। सो आपने पहले ज़रा इस स्लाइड को ज़रूर रिवाइज कर लेना है। यही हम इन्हीं दो फिगर्स से प्ले कर रहे हैं, अमाउंट प्रीवियसली नॉट अलाउड और सब्सिक्वेंट रिकवरी से। असलम के केस में 12 लाख रुपए आपने क्लेम किया था लेकिन आपको 6 लाख अलाउ हुआ। इसका मतलब डिसअलाउ कितना हुआ, 6 लाख। 4 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे, 2 लाख नेगेटिव आंसर है, तो ये 2 लाख यहाँ पे एक्सपेंस बन जाएगा। जो सब्सिक्वेंट रिकवरीज होती हैं वो अकाउंटिंग के अंदर रिसीट्स के तौर पे बुक होती हैं। तो ये 7 लाख और 4 लाख अकाउंटिंग में आपने रिसीट के तौर पे लिखा है, इसको टैक्स लॉ रिसीट नहीं मानता। टैक्स लॉ ने तो जो मैकेनिज्म बता दिया हुआ है कि सब्सिक्वेंट रिकवरी में से प्रीवियसली डिसअलाउड अमाउंट माइनस करो और जो जवाब है वो लिखो। तो ये जो 4.5 लाख और 2 लाख रुपए मैंने लिखे हैं ये मेरा टैक्स का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। ये जो 11 लाख अकाउंटिंग के लिए मैंने लिखा होगा इसको मुझे रिवर्स करना होगा, इसको मैं माइनस शो कर दूंगा क्योंकि डेफिनेटली ये इनकम के तौर पे अकाउंटिंग में ट्रीट हुआ हुआ है। ओके, सो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5, दैट इज अबाउट सेल्स ऑफिस विच हैज़ बिन ओपनड इन दुबई। और क्या किया आपने, हैज़ ओपनड अ सेल्स ऑफिस इन दुबई इन दिस रिस्पेक्ट फर्नीचर कॉस्टिंग 8.5 लाख जिसकी रिटर्न ऑन वैल्यू 6.5 लाख है। कॉस्ट 8.5 लाख, रिटर्न ऑन वैल्यू 6.5 लाख। टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज 6,10,000। नाउ टैक्स लॉ की नज़र में ये क्या है। टैक्स लॉ की नज़र में पाकिस्तान से बाहर अगर चला गया एक एसेट तो वो डिस्पोजल है, और इसके केस में टैक्स लॉ ये कहता है कि डेप्रिसिएबल एसेट अगर एक्सपोर्ट हो जाए या पाकिस्तान से बाहर चला जाए तो फिर उसकी कॉस्ट को कंसिडरेशन ट्रीट किया जाए। तब आप देखें ज़रा यहाँ पर कॉस्ट कितनी बताई हुई है सवाल के अंदर। कॉस्ट बताई हुई है 8.5 लाख, और इसमें इसी को कंसिडरेशन बना लेना है तो इसका मतलब 8.5 लाख कंसिडरेशन हो गई। माइनस करेंगे टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू है जो कि 6,10,000। तो ये 6,10,000 8.5 लाख में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो भी गेन बनेगा वो टैक्स पर्पसेस के लिए हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे अपने इस एसेट के केस में जो कि हमने दुबई में ट्रांसफ़र किया है। सो फर्नीचर के केस में 2,40,000 टैक्स गेन यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट सम ऑफ द एसेट्स अगेन। कुछ डिटेल बताई हुई है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो टैक्स लॉ इसको एक्सपेंस मानता ही नहीं। सो ये 580 450 जो आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ है वापस जमा हो जाएगा उस प्रॉफिट में, क्योंकि ये टैक्स लॉ तो इसको एक्सपेंस नहीं मानता। However, no depreciation has been provided on following fixed assets purchased on 1 मार्च 2022। इन एसेट्स के ऊपर आपने कोई डेप्रिसिएशन नहीं बनाई तो हम टैक्स पर्पसेस के लिए टैक्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे इनके ऊपर।
और टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर प्रायर टू एडजस्टमेंट इन 6, यानी इससे पहले जो टैक्स की डेप्रिसिएशन है वो बताई हुई है 456 400। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ फर्नीचर और मशीनरी की डेप्रिसिएशन मुझे वर्कआउट करनी पड़ेगी। ये वाली डेप्रिसिएशन 580 450 रिवर्स करनी है और ये टैक्स डेप्रिसिएशन एज इट इज़ एक्सपेंस आउट हो जाएगी। सो दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड फॉर दिस एडजस्टमेंट। नाउ अब इसकी कैलकुलेशन बना लेते हैं ज़रा। ये जो फर्नीचर और मशीनरी है, 2 लाख और 5 लाख देखेंगे इनिशियल अलाउंस बनता है या नहीं बनता। तो सिर्फ मशीनरी पे बनेगा, फर्नीचर पे नहीं बनेगा क्योंकि वो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं है। और इनिशियल अलाउंस माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगी 15% से, लेकिन उसका भी 50% हम लेंगे क्योंकि ये 50% रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि एसेट्स जो हैं वो जुलाई 2020 के बाद एक्वायर हुए हैं। तो अब यहाँ पे ये इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन को हम ऐड अप कर लेंगे और ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा इन दो एसेट्स के ऊपर। बाकी की टैक्स डेप्रिसिएशन टैक्स सवाल ने खुद ही से बताई हुई है। सो अब एक तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो कि सवाल में गिवन है 580 450, वो हम रिवर्स कर रहे हैं, यानी कि वापस प्रॉफिट में जमा कर रहे हैं। उसके बाद टैक्स डेप्रिसिएशन जो भी हमने वर्कआउट की वो हम एक्सपेंस बना रहे हैं। और थर्ड वन जो टैक्स डेप्रिसिएशन है जो गिवन है सवाल में, वो हम एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे बिजनेस के सारे एडजस्टमेंट्स बिजनेस इनकम के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला इन्फॉर्मेशन सवाल में दिया हुआ है दैट इज़ अबाउट एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147। एडवांस टैक्स का हमें पता है ये तो टैक्स पेबल में से माइनस होगा। और बिजनेस लॉसेस भी हैं जो कि 2015 के हैं। तो 2015 का अगर लॉस है तो उसमें अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है 7,05,000 की। सो 8,30,000 का टोटल लॉस है। इसमें वो कह रहे हैं कि जी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 7,05,000 है। तो इसका एक पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो हैं वो हमें 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स तक अलाउड होते हैं। तो 2015 का अगर लॉस है तो इसका 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स कब कब बनते हैं? 16, 17, 18, 19, 20, 21। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो टैक्स ईयर 2021 तक 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब बिजनेस लॉस टैक्स ईयर 2022 में तो एडजस्ट नहीं हो सकेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन हो सकेगी क्योंकि वो अनलिमिटेड पीरियड तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। सो 7,05,000 सिर्फ हम एडजस्ट कर सकेंगे। सो ये जो 7,05,000 है इसको मैं अपने बिजनेस प्रॉफिट्स में से माइनस कर दूंगा और ये मेरी बाकी की बिजनेस इनकम बन जाएगी। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन सवाल में बताई गई है दैट इज़ अदर ट्रांजैक्शन ऑफ मुश्ताक, वो जो कि शेयर्स की सेल है। 6,000 शेयर्स आपने बेचे हैं, कंसिडरेशन गिवन है स्ट्रेट वे 4,32,000। कॉस्ट का इशू है क्योंकि शेयर आपको मिले थे थ्रू इनहेरिटेंस। सो इस कॉस्ट के इशू को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? हम टैक्स लॉ की प्रोविजन देखेंगे क्या है। तो टैक्स लॉ की प्रोविजन कॉस्ट से मुतालिक ये है कि आप अगर इनहेरिटेंस या सक्सेशन के थ्रू किसी एसेट को ले एक्वायर करते हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डेट ऑफ एक्विजिशन पे उसकी कॉस्ट ट्रीट की जाती है। तब अगर आप सवाल को दोबारा से ध्यान से देखें तो इट सेज के 25 रुपये उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी जब उसके फादर से उसको ये शेयर्स मिले हैं। तो इसका मतलब ये 25 रुपये इंटू 6,000 विल बी द कॉस्ट और 4,32,000 गिवन है कंसिडरेशन, वो एज इट इज़ कंसिडरेशन बन जाएगी। सो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेंस इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 4,32 कंसिडरेशन और कॉस्ट माइनस कर लेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन चूँकि साइलेंट है तो हमने इसको एज्यूम किया है कि सिक्योरिटी है और इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट करेंगे। नाउ हमारे पास कैपिटल गेंस और बिजनेस इनकम फाइनल हो चुकी हुई है। अब हम इसको ले जाते हैं अपने पांचों हेड्स ऑफ इनकम में अपनी जगह पे प्लेस कर देते हैं। टैक्सेबल इनकम वर्कआउट कर लेते हैं। नाउ ये जो टैक्सेबल इनकम है इसके ऊपर टैक्स वर्कआउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? टैक्सेबल इनकम जो मैंने 1,056,925 कैलकुलेट की है, इस इसमें मैं करूँगा ये कि ये 1,056,925 इसको स्प्लिट अप कर दूंगा दो हिस्सों में, एक 2,82,000 और दूसरा 7,74,925। 2,82,000 क्या है? ये कैपिटल गेंस हैं। तो इसके ऊपर वही 15% का रेट जो गिवन होता है एग्जाम में कैपिटल गेंस पे वो वाला लग जाएगा और इसके ऊपर नॉन सैलरीड पर्सन के स्लैब रेट्स अप्लाई करेंगे। तो ये हमने टैक्स इम्पोज कैलकुलेट कर लिया 69793। सो ये 69793 हम यहाँ पे ले आए, टैक्स इम्पोज बन गया जी हमारे पास। और अब इसमें से माइनस करना है सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स जो कि गिवन है स्ट्रेट वे में क्वेश्चन के अंदर। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इसमें अब अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो फिर आप
कमेंट्स में भी यहाँ पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो जो क्लास का बना हुआ है। तो आई थिंक आपको ये सवाल खुद से ज़रा सॉल्व करना चाहिए अब, और उसके बाद अपने कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।